brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राज निवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ये मेरा पहला जो सवाल है वो आप चारों लोगों से है। आप बारी बारी से जवाब दे सकते हैं। आप चारों लोग अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में हैं। जब ये बात होती है कि नया बिहार बनेगा, उसमें एक ये आशय भी होता है कि बेहतर बिहार बनेगा। आप नए बिहार और बेहतर बिहार को कैसे देखते हैं? कैसा होगा नया और बेहतर बिहार? सर, नए बिहार की बात अगर करें एज अ स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं, माइक थोड़ा सा क्लोज रखिए। एज अ स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं तो हम अपने स्टेट की लिटरेसी लेवल को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे जिसमें ये पता चला कि मेरे स्टेट की, बिहार की लिटरेसी रेट जो है वो अराउंड 74% है जी। और नेशनल एवरेज से, यानी वो 80% से, नेशनल एवरेज हमारा लिटरेसी लेवल का वो 80% है, जो जिससे बिहार में 74% है, देश का 80% है। 80, तो उससे हमारा स्टेट काफ़ी पीछे है। तो अगर एजुकेशन पे हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम नए बिहार की बात कर रहे हैं, हम एक प्रोग्रेसिव बिहार की बात कर रहे हैं, अगर एजुकेशन पे काम नहीं होगा तो हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी नहीं होगा जी। तो आपके हिसाब से नए बिहार में सबसे पहले एजुकेशन का मसला सुलझाना चाहिए। अमन जी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सर, जब बात करते हैं हम लोग नए बिहार की तो कहीं ना कहीं आज मैं राजनीतिक परिदृश्य पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब छात्र हित की बात होती है तो छात्र चाहता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन, चूँकि चुनावी अड्डा आपके कार्यक्रम का नाम है और बिहार में चुनावी साल है इसीलिए आप पधारे हैं, तो सर मेरा मानना है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा कर दिया कि प्रथम चरण का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो 6 को, दूसरे चरण का 11 को और तृतीय चरण का जो रिजल्ट है वो 14 को आ जाए। मेरा मानना है छात्र तौर पर, मैं कंपटीशन का प्रिपरेशन करता हूं सर, कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि हमारी एग्जामिनेशन का भी डेट पहले घोषणा हो, रिजल्ट का घोषणा पहले हो और सारी चीज़ों का डेट का अनाउंसमेंट हो जाए और साल भर के अंदर हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है सर। हम लगभग 2-2 साल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और लटके रह जाते हैं। हम गरीब परिदृश्य से, हम गरीबी उस क्षेत्र से आते हैं जहां हमने गरीबी को देखा है, लाचारी को देखा है। तो हम चाहते हैं कि हम साल भर जब पूरे मन से तैयारी करें परीक्षा की, तो हमें सरकार निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ परीक्षा ले, हमें नौकरी मुहैया कराए और हम अपने समाज, राज्य एवं घर को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। ऐसा कहीं नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, तभी हम नए बिहार की संकल्पना कर सकते हैं या हम देख सकते हैं कि नए बिहार बन रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप अमन जी? जी, मैं सीतामढ़ी जिला है, लेकिन सर सीतामढ़ी जिला से जो नेपाल से सटे हुए सोनवर्षा होता है सर, सोनवर्षा थाना है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं प्रियानी? सर, मेरा होम टाउन रोहतास है। रोहतास जी, सासाराम से जी। शगुफ्ता जी, कैसा होना चाहिए नया बिहार? कैसे बनेगा नया बिहार, बेहतर बिहार? सर, सबसे पहले तो एजुकेशन अच्छी लेवल की होनी चाहिए सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि वो जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो सबको प्रोवाइड करने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए। बस ये ज़रूरी नहीं है कि पटना तक सेंट्रलाइज्ड हो वो चीज़। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी बिहार में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है सर, और WHO के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर इस टू पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए वो 1:1000 होना चाहिए, मतलब 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए सर। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार का ये काफ़ी ख़राब डेटा है। ये 1:28,000 का रेशियो है, मतलब 28,000 पे एक। जी, 28,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। तो सोचिए कि डॉक्टर पे तो लोड ज़्यादा है, प्लस पॉपुलेशन को वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं सर। तो मैं चाहूँगी कि हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाए, PHC CHCs को फंक्शनिंग किया जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सर, जो PHC का कंसेप्ट होता है ये होता है कि सारे सरकारी अस्पताल जो हैं, बड़े बड़े अस्पताल, वो हर जगह खुल नहीं सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे PHC CHC और सब सेंटर्स बिठाए जाते हैं
ताकि वो जो बेसिक हेल्थ केयर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वासी हैं वहाँ के उन लोगों को प्रोवाइड की जाए, और वो एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है सरकारी अस्पताल के साथ। तो सर वो PHC CHC ऑन पेपर तो है सर, लेकिन वो फंक्शनल होने चाहिए, वहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए, डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पे अगर ध्यान देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी सर। नाइस, आई विल कम बैक टू यू, थैंक यू सो मच। रमन बाबू। ठीक है सर, बस रुक जाओ यार, बोल तो लेने दो, माइक थोड़ा पास रखेंगे। नया बिहार और बेहतर बिहार के प्रश्न से पहले सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन बनाएगा नया और बेहतर बिहार। मतलब मैडम का मुद्दा है हेल्थ का, सर का मुद्दा है कंपटीशन का, उनका मुद्दा है एजुकेशन का, ऐसे 20-25 मुद्दे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, बताइए सर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इस जिम्मेदारी किसको दिया जाए। इतने सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कोई है जो बोलेगा कि हमको पॉलिटिशियन बनना है? अरे भाई सही में बनना है वो आदमी हाथ खड़ा करो, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमको ही बनना है, हमको ही बनना है। उनको पता है कैसे बनना है, पूछिए। हाँ, पूछिए कौन बनाएगा सर? जी आपको बनना है नेता? चलिए दोनों हाँ, वो अलग बात है कि अच्छा। हमको बनना है, किनको बनना है, जी। लेकिन कोई भी प्रश्न जो आप फ्रेम कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उसके सोल में ये है कि भाई साहब ये जिम्मेदारी किसको दिया जाए और कौन है जो इसके लिए तैयार है। जी मुझे पता है कि बिहार में कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, मेरा पेपर लीक नहीं हुआ वो है, एक इशू सुन है। तो लीजिए, आगे ये सवाल आएगा। ये ओपनिंग रिमार्क है सर, एक हर बातचीत का ना एक स्ट्रक्चर होता है। आप तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ये ओपनिंग रिमार्क है, कंक्लूडिंग रिमार्क भी आएंगे, बीच में बहुत सारी डिबेट डिस्कशन होगा। सवाल ये है कि हम सब अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सपना देखना ना भूलें, फिर उस पर यकीन करना ना भूलें, और फिर उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उन पे हम ओवरकम करें। हमारी पिछली पीढ़ी ने, उसके पहले की पीढ़ी ने, आज़ादी के सेनानियों ने सपना देखा ना कि हम एक दिन आज़ाद होंगे, तब उस पर काम किया। तो इसलिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैं ये यकीनी तौर पर मानता हूँ, मैं अपने आप को बिहार का मानद नागरिक मानता हूँ, मूल स्थान मेरा उत्तर प्रदेश में है, कि चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, तो पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि उस बेहतरी के लिए जो आप लोगों को लगता है कि एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, जैसे प्रियानी ने कहा कि जब तक एजुकेशन को फिक्स नहीं करेंगे, अमन ने कहा कि आप सरकारी रोस्टर को दुरुस्त नहीं कर पा रहे, एक लैक ऑफ डिसिप्लिन दिख रहा है गवर्नेंस में। शगुफ्ता ने कहा कि मेडिकल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा एक बेहतर बिहार के लिए। वो सवाल बाद में आएगा, अभी इस सेशन का मॉडरेटर मैं हूँ, ठीक है? तो आप बताइए कि एक बेहतर बिहार के लिए अगर आपको एक विषय चुनना हो कि इस चीज़ को फिक्स किया जाना चाहिए, तो वो विषय क्या है? सबसे पहली बात तो है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप एक बेहतर स्टेट की कल्पना कर रहे हैं, मतलब है कि एक आखिरी आदमी की भी उसमें भागीदारी है, तब वो जाकर के स्टेट बेहतर बनेगा। दूसरी बात है कि जो यूथ हैं उनका पोटेंशियल है, वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि व्यक्तिगत उनके फील्ड का अपना एक इशू हो। कोई भी फील्ड, बहुत सारे फील्ड के यहाँ लोग हैं, उनका अपना अपना एक इशू है। इसके अलावा बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं स्टेट के जिसका अपना एक इशू है। इंफ्रा का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, रोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो आई है यूथ, मतलब जो यंगस्टर हैं या यूथ हैं जो इस चीज़ जिनमें पोटेंशियल है चेंज करने का, बेहतर बनाने का, क्या वाकई उनका ड्रीम इस तरफ जा रहा है? और नहीं जा रहा है तो क्या कारण है कि पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल में ये चीज़ें ख़त्म हुई? तो एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा सर आप। जन भागीदारी हो, हाँ, वो उनकी भागीदारी और इस होप तरफ है हो। भी नहीं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक नौकरी चाहिए। मैक्सिमम जो लोग हैं बैठे हैं, मैनेजमेंट के हों, लॉ के हों, या मतलब और भी जिस फील्ड के भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स के लोग हैं, सबको एक नौकरी चाहिए। कोई भी सरकार दे नहीं सकती है सर, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये
इस बात में सच्चाई तो है कि हम में से ज़्यादातर लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो नागरिक शास्त्र की पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हमें सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए काम नहीं करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, स्टेट की बेहतरी के लिए काम करना है। अमन, आपको लगता है कि फौरी ज़रूरत में हम इतने खर्च हो जाते हैं कि हम बड़ा नहीं सोच पाते हैं, या ये फैंसी ख्याल है मंच पे बोल के अरे साहब बड़ा सपना देखो जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। मेरे पिताजी एक खेतिहर किसान हैं, माता गृहिणी है, और मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली गया पढ़ाई करने के लिए यूपीएससी के। पैसे नहीं रहे तो यहीं पटना में एक इंजीनियर्स एकेडमी है जो चलता है राजेंद्र नगर में। मैंने वहाँ पर क्लासेस पढ़ाने के लिए पकड़ी ताकि अपने खर्च पे अपनी तैयारी कर सकूँ। तैयारी करता रहा। उसके बाद बीपीएससी किसी ने बताया बीपीएससी को लेकर के आप कर सकते हैं। मैं चूँकि टेक्निकल छात्र हूँ, बाद में आर्ट्स की तरफ झुकान हुआ, मैंने तैयारी करना शुरू किया सर। लेकिन बिहार की व्यवस्थाओं में लोग, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात करते हैं, लोग सिर्फ अपना बेहतर सोचते हैं कि सिर्फ हमारा बेहतर कैसे हो, क्योंकि ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है सर। आप जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आज लोग कहता है कि चुनाव हमारा विषय नहीं है। आप युवा से बात करेंगे, बहुत लोगों से बात करेंगे सर, आप जाते हैं तो कहते हैं कि चुनाव हमारा विषय नहीं है, राजनीति हमारा विषय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति आपके बच्चों के किताब से लेकर के आपके घर की रोटी तक तय करती है, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक हमारा विषय नहीं है। मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया सर, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था, बीते 13 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ 2024 को। लेकिन पेपर लीक्स हो गए। उसके बाद एक डीएम के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जब बच्चे के द्वारा सवाल पूछा गया तो गाल पे थप्पड़ मारा गया जोर से। सारे भारत के लोगों ने देखा, छात्रों ने देखा, एक जन आंदोलन हुआ। 102 दिनों तक गर्दनी बाग में हम बैठे रहे सर। हम कहते हैं जहां लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि को अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, अपने मतदान के माध्यम से, और हम अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आए तो हम उनसे जाकर मिले, अपनी समस्याओं को रखें। लेकिन सर हम यहाँ पे बीपीएससी के बहुत छात्र बैठे हैं हमारे साथी, हम बीजेपी ऑफिस गए सर, जदयू ऑफिस गए, हमें पुलिस के द्वारा कॉलर पकड़ के लात मार करके भगाया गया सर। यहाँ तक कहा गया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन वही जब गोपाल मंडल साहब, उनके विधायक, जब माननीय सीएम साहब के घर के बाहर घंटों बैठते हैं तो उन्हें हटाने वाला कोई नहीं मिलता है। वोट दे करके एक लोकतंत्र में हम भागीदारी सर सुनिश्चित करते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि हम जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। जी आपने कहा कि क्या ऐसे होता है सर, मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं जो बैठे हुए हैं, क्या मुझे 29 दिसंबर के पहले कोई जानते थे कि कोई अमन है बिहार में? कोई नहीं जानते थे। लेकिन 29 दिसंबर को सर जेपी गोलंबर के पास हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, और हम पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, कपड़े फाड़ दिए गए। 30 जनवरी को जेल में डाल दिया गया सर। मैं 11 दिन तक जेल में रह के आया हूँ। 8 FIR मेरे ऊपर हो चुके हैं सर। क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं गुंडा हूँ? तब अब सवाल उठता है कि नहीं, अब खुद के लिए नहीं, अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने साथियों के लिए लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, और अब ये रुकने वाला नहीं है। एक संघर्ष जागता है सर। पहले हम भी सोचते थे कि एक जॉब हो जाएगी, अपना घर और परिवार को, जैसे मैंने बताया आपको, समाज को जागरूक करूंगा और अपनी पूंजी घर अपना चलाऊंगा, अपने गृहस्थ जीवन में चलाऊंगा। लेकिन आज मैं अपने छोटे भाई का शादी करवा रहा हूं सर, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। कारण ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूं, कारण ये है कि अब मेरी और इस व्यवस्था के बीच मैंने एक लाइन खींची हुई है, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक दिन जो है बराबर की लाइन तक ले जाऊं, जिसमें छात्र की भागीदारी सुनिश्चित हो, और ये सरकार को करनी पड़ेगी। जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये एक बड़ा मसला है कि जिन नौजवानों को अपने कमरों में, अपनी लाइब्रेरीज़ में होना चाहिए, ताकि वो मेहनत करें, तैयारी करें, नतीजा जो भी आए, सिलेक्ट हो नहीं सिलेक्ट हो, पर कम से कम एक पारदर्शिता के साथ हो, उन्हें लाठियां खाने के लिए। और दूसरा जो इसमें एक अहम सवाल है कि जो चुनाव के दौरान हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं, वो बाकी 4 साल और 364 दिन उनकी उपलब्धता क्यों नहीं रहती है? आप भी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे, जन भागीदारी और जन सुनवाई। प्रियानी, इसी को और मैं विषय को विस्तार देते हुए आपकी तरफ आ रहा हूँ कि इन्होंने कहा लाठियाँ खाएं, इन्होंने कहा पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं, और पार्टिसिपेशन सबसे कम जो हमें दिखता है वो महिलाओं का, लड़कियों का दिखता है। क्या ऐसी बड़ी रुकावटें आती हैं माइंडसेट के लेवल पे, स्ट्रक्चर के लेवल पे, कि लड़कियां हमें
पॉलिटिक्स तो छोड़िए, जैसे जन आंदोलनों में भी बहुत कम दिखती हैं। सर सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सेफ्टी कंसर्न्स। जी सर विमेन की सेफ्टी आज, उसकी सिचुएशन आज क्या है? हम आए दिन सुनते हैं केसेस, जब रेप केसेस सुन रहे हैं, हम आए दिन सुन रहे हैं कि किसी लड़की का मर्डर कर दिया गया। तो हाउ विल देयर पेरेंट्स अलाउ कि आप घर से बाहर जाइए, आप किसी आंदोलन में भाग लीजिए? तो ये सेफ्टी कंसर्न्स तो आता है हर फैमिली में। इवन आई एम अ गर्ल सर, हम खुद डरते हैं, रोज़ रोड पर निकलते हैं, अगर आंदोलन की बात ना भी करें जी, नॉर्मल लाइफ की बात करें, नॉर्मल डेज़ की बात करें, हम खुद डरते हैं इस चीज़ को लेकर कि आज कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए मेरे साथ। किस तरह की बातचीत होती है घर में या आपके दोस्तों के बीच? किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं आप लोगों को सड़क पर उतरते वक्त? सर सब ये होता है कि हम निकले हैं घर से कॉलेज जाने के लिए, तो बस घर से कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से निकले हैं घर जाने के लिए, तो घर जाएंगे सीधे। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक का सफ़र होता है हमारा। इससे तो मेरा मन करे कि मैं कॉलेज से निकल के किसी कैफ़े में बैठ के दोस्तों के साथ गप मारूं, किसी लाइब्रेरी में चला जाऊं, सिनेमा देखने चला जाऊं दोस्तों के साथ, तो ऐसा पार्क में चला जाऊं। जी जी, अगर हम जाते भी हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हमें फेस करना ही पड़ जाता है कि लाइक ईव टीजिंग है एक इशू। जी, कुछ ना कुछ ऐसा इशू हमें फेस करना ही पड़ जाता है। कोई ना कोई होगा जो एक बगल से कमेंट करके कुछ निकल जाएगा, कोई गाना गा कर निकल जाएगा, ऐसा वल्गरस सा कि आपको फिर बाहर निकलने की इच्छा ही ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। शगुफ्ता सर, जो आपने बोला है बिल्कुल सही बोला है। विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर। और दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने का ये भी होता है कि एक बहुत स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग बन गई है लोगों में कि प्रोटेस्ट करना ये सब तो लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। तो सर वो भी काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट करता है सर। वुमेन पार्टिसिपेशन बाकी सब फील्ड्स में काफ़ी कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये फैमिली बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट होता है। जब आप बचपन में आपको जैसे परवरिश की जाती है, तो इसमें सबका रोल होता है कि वो अपनी घर की बेटी को कैसे रेज़ कर रहे हैं। वो अपनी घर की बेटी को ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये सिलेक्टेड काम है, तुम्हें यही करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, वो तो हम लोगों को बताया जाता है ना सर। तो ये भी माइंडसेट है कि बाहर निकलना ऐसे आंदोलन कैसे की जा रही है? जी सर, कंडीशनिंग कैसे की जा रही है? जी सर, यस सर, कि कैसे रेस किया जा रहा है, उनको क्या सिखाया जा रहा है सर। तो बाहर निकल के बोलना लड़कियां हेजिटेट खुद में भी करती हैं सर, वो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। लेकिन सर अभी धीरे धीरे औरतें भी पार्टिसिपेट करने लगी हैं और हम लोगों मतलब हम लोग को बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोगों को भी इस चीज़ को प्रेरित करना चाहिए सर। हैव यू गाइस एवर इंटरेक्टेड विद एनी फीमेल पॉलिटिशियन कि उनको किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स देखने पड़ते हैं, उनके तजुर्बे क्या रहे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि संवाद से बहुत सारे कन्फ्यूजन भी दूर होते हैं, बहुत हौसला भी मिलता है। कभी ऐसा आप लोगों को लगा कि कुछ महिला नेताओं से बात की जाए अलग अलग पार्टियों के, कि उनके तजुर्बे क्या हैं, क्योंकि उन्होंने वो बैरियर क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी? प्रियानी सर, ऐसे मतलब किसी से बात करने का मौका ऐसा तो मिला नहीं है, पर ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने बैरियर क्रॉस किया है। उन्होंने भी अपने टाइम पर, जब वो मेरे एज की रही होंगी, उन्होंने भी ये सब सेम सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी। जी, अमन कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? सर, जैसे आपने कहा कि महिलाएं क्यों नहीं, लड़कियां क्यों नहीं आंदोलन में भाग लेती हैं या जन आंदोलन होता है, कम है। जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि हम जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ, स्टेट का आंदोलन हुआ, विभिन्न आंदोलन हुए, पेपर लीक्स में लड़कियां हमारे साथ आईं, वो अपना पार्टिसिपेशन भी की। लेकिन सर यहाँ के जो एक प्रशासन का क्या काम है, हमें सुरक्षा प्रदान करना। अगर ठीक है हम कानून तोड़ते हैं तो हमें रोकना, लेकिन उसके लिए महिलाओं के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था की गई है। बीपीएससी आंदोलन में ललन टॉप ने कवर किया सर, एक लड़की थी, उनको पुलिस बल के द्वारा, जो जेंट्स पुलिसकर्मी थे, बूट से स्टमक में मारा गया सर, इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसकी। आज तक उसका जांच भी नहीं हुआ। हम लोग जांच मांगते रह गए हैं कि जिसने किया उन पर कार्रवाई हो। हम लोगों ने पेपर भी सौंपा। तो इससे पेरेंट्स भी जो है अलाउ नहीं करते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से मिला जाए, महिलाएं फीमेल जनप्रतिनिधि से, कि कैसे उन्होंने यहाँ तक की सफ़र तय किया,
सर मिलना तो दूर की बात है कि जब तक इलेक्शंस ना हो नज़र तक नहीं आते हैं। अच्छा, वहाँ भी उपलब्धता का संकट है। बिल्कुल सर। रमन साहब, कैसे बढ़े लड़कियों की भागीदारी, सड़क पे वो बेखौफ घूमे, आंदोलनों का हिस्सा बने, पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस का, क्या करना चाहिए? क्या एक्चुअल में क्या है स्थिति, क्या रुकावटें हैं? देखिए सर, जब उनका डेवलपमेंट होता है, जैसे सोसाइटी में वो आती है, डेवलपमेंट होता है, स्कूलिंग होता है, कॉलेज हुआ या बाकी चीज़ें हुई, तो एक फैमिली स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है जो उस तरह से उनको बनाया जाता है। क्या बोला जाता है घरों में? ये बोलने वाली बात नहीं है कि मतलब तुम बाहर, मतलब डिफ़ॉल्ट है कि उनको उनके अंदर शुरू से ये चीज़ें डाली गई है कि तुम 6-7 बजे के बाद बाहर मत जाओ, तुमको 8 बजे से पहले घर आ जाना है। पार्टिसिपेशन की जो बात रही, तो नैरेटिवली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल में बना है। इनके साथ बहुत पहले से ये चीज़ें हो रही है कि इनका पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं किसी महिला को नहीं जानता बिहार में जो अपने दम पे पॉलिटिशियन है, जिनका कोई हस्बैंड नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है। कोई है जो जानता है, कोई विधायक है या सांसद है महिला जो अपने दम पे है? नहीं। क्यों नहीं है साहब? ये बात मतलब ये हमको इनको सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात उन महिलाओं को सोचने की जरूरत है जो खुद को पावरफुल कहती है, पढ़ी लिखी समझ रही है। क्यों नहीं है वो? तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ने में इनको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल 10 साल में उनका पार्टिसिपेशन आ जाएगा। हो सकता है कि 50 साल बाद आए, कुछ महिलाएं अपने दम पे भी आए, ये भी चीज़ें हो सकती है। उनको देख करके फिर पीछे से महिलाएं आए। और ये बात ये नहीं है कि उनको पॉलिटिकली रिजर्वेशन दे दो, उनको कुछ सीट दे दो तो हो जाएगा, नहीं होगा सर। उनके जो पहले से स्ट्रक्चर में बने हुए पुरुष समाज है, उनके घर के महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ नोटेशन होता है उनका, बाकी काम वही कर रहे होते हैं। मुखिया पति ही चला रहे हैं। मुखिया पति ही, मुखिया को और पति दोनों चला रहे होते हैं। वो कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार के यूपी जितना हिंदी बेल्ट है सबका यही सिचुएशन है। क्यों है हिंदी बेल्ट का ये सिचुएशन? आप थोड़ा चिंतक टाइप के व्यक्ति हैं, बताइए क्यों हम लोग दक्षिण भारत के राज्यों में सूचकांक बेहतर हैं उत्तर भारत में? महिलाओं का पुनर्जागरण होगा, उसके बाद कुछ बताया जाएगा इस पे क्या हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे कृपा अटकी हुई है। देखिए अब सर ऐसा नहीं है कि महिला जागरूक नहीं है। अब हम जहाँ मैं बात करता हूँ कि महिलाएं अच्छे तौर से पढ़ रही हैं, बाहर दूर दराज गाँव से निकल के अच्छे शहरों में जाके एजुकेशन ले रही हैं। आपने हाल ही का घटना देखा होगा कटिहार का, एक बहन और भाई रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे जी। पुलिस वालों ने किस तरह से उनसे जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले वैसे, लेकिन प्रशासन पे सवाल तो उठता है सर। जो आगे चल के उस कल्चर को अगर डेवलप कर रहा है, भाई बहन ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता है सर? बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि हम एक वयस्क हैं और हम कहीं भी जाकर के अपने दोस्तों के साथ, हमारी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो क्या ये शासक जो शासन चला रहे हैं ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जा कर के हमसे हमारी आधार कार्ड मांगी जाएगी, हमारे फादर्स का नंबर मांगा जाएगा? तो इन सब चीज़ों से भी फादर्स डरते हैं, पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। और लड़कियों के भी मन डरता है कि नहीं हम क्यों जाए बाहर, क्योंकि व्यवस्था भी ऐसी बनाई गई है। सरकार ने सर कभी भी एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया कि इन चीज़ों पर लोगों को जागरूक किया जाए। ये तो हम कहते हैं कि ठीक है हम एजुकेट हो जाएं, लेकिन वो व्यवस्था चलाने वाले लोग कैसे एजुकेट होंगे जो उनको ट्रेनिंग देते हैं? सर आज आप इतने हमारे साथी बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए, कभी पुलिस से आमना सामना होता है तो बदतमीजी के लहजे में बात करते हैं, गालियां देते हैं वो। अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी अगर आपको पकड़ लेता है तो रे कह के बात करता है, रे तुम इधर क्या कर रहा है? मतलब उनमें बात करने की जो एक सलीका है वो नहीं होता, साहिब आलम वाले तौर पर। बिल्कुल। तो सर इस व्यवस्था को हम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे कितने युवा चैलेंज करेंगे? बिल्कुल। प्रियानी, आपका क्या तजुर्बा रहा? कभी आपका गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन रहा हो? कोई आप फॉर्म बनवाने गई, कोई सर्टिफिकेट बनवाने गई? सर मेरा किसी भी लेवल पे कभी किसी पुलिस वाले से बात हुई? क्योंकि यहाँ इन्होंने एक अमन ने जो बात कही ना कि जब नागरिक और सरकार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सरकार का उसमें क्या रवैया है, इससे तय होता है कि नागरिक कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जी सर,
ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उतना कुछ खास नहीं है, बट एक जनरल एक्सपीरियंस की बात बताएं जी, तो, आपके दोस्तों को हुआ हो, घर वालों को हुआ हो? जी, जनरल एक्सपीरियंस की बात बताएं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर देयर एजुकेशन लोन। तो जब वो जाते हैं अपना लोन सैंक्शन कराने तो उन्हें बार बार टाल दिया जाता है, उन्हें अपने कॉलेज में फ़ीस भरने में लेट हो जाता है इस कारण। तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि उनसे बात तक ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो ये एक इशू सामने आता है उनके, क्योंकि जब कॉलेज में उनका जब फ़ी भरने का टाइम आता है तो वो लेट हो जाते हैं, उनके एडमिशन पर फिर खतरा आ जाता है जी, फिर सेमेस्टर कंटिन्यू करने पर भी प्रॉब्लम होती है। शगुफ्ता, आपको कभी कोई इस तरह का तजुर्बा रहा व्हेन यू हैड टू डील विद द गवर्नमेंट, एनी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी, पर्सनली या आपकी फैमिली के दोस्तों के लेवल पे? सर मैं अगर बताऊं कि गवर्नमेंट मतलब सरकार से डील करना, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम करवाने की अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग जैसे नॉर्मली आधार कार्ड बनाने जाते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है सर। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड नॉर्मली अगर लीगल वे में बनवाएं हम लोग तो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेते हैं सर, तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर लीगल वे में बनाएं तो बहुत सस्ते में बन जाता है, लेकिन वही एजेंट्स होते हैं क्योंकि, लेकिन लीगल वे में बनवाएं तो सर बहुत लेट से बनता है सर, और वही और काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, जल्दी देता भी नहीं है, बहुत इंक्वायरी करनी पड़ती है सर, और एजेंट के थ्रू बनवाए तो 6,000 8,000 लेकर बनते हैं। तो मुझे वो सिस्टम बहुत ख़राब लगता है कि एक तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, मतलब लीगल वे में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसके लिए भी सरकार के वजह से कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उनके डीले के वजह से हम लोग को एजेंट्स के थ्रू बनवाना पड़ रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सर, ये सारी चीज़ें हैं। बताइए, आप तो ठेकेदार भी रहे हैं, इंजीनियर भी रहे हैं, अब वकील भी हो रहे हैं, क्या तजुर्बा है आपका सरकारी तंत्र का? सरकारी कोई भी सिस्टम है या कोई भी विभाग है, किसी भी आदमी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता मैडम। सरकार कोई दिखने वाला चीज़ थोड़ी है कि कहीं बैठा है जिससे जाके हम कंप्लेन कर दें। तो ये बोलकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना सरकार को। पर आप जस्टिफाई करते लग रहे हैं। हम ये बोलकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप जब तक खुद खड़े होके जाके नहीं सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, जब लगेगा नहीं कि जा करके खुद पार्टिसिपेट होना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने आप बैठे बैठे थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होने वाला। सर हम साल भर से लड़ रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ। देखिए, किसी का व्यक्तिगत मुद्दा कुछ भी हो सकता है, इनका कुछ भी हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है। मुद्दा तो इस राज्य का है। अमन, एक सेकंड, मैं आपका थोड़ा सवाल सुनिए गुरु। सवाल ये है कि आपका तजुर्बा क्या रहा? जैसे उन्होंने बताया है ना, वो तो बता ही रहे हैं इतनी देर से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जब हम डीलिंग करते हैं एक सिटीजन के तौर पे, तो आपके कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे ना अच्छे बुरे, वो बताइए। सर उसमें आप उन लोगों को हड़काने में लग गए सब जाके वहाँ। उसमें क्या है सर कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको 5 अच्छे लोग मिलेंगे, 5 बुरे लोग मिलेंगे। अपने तजुर्बे बताइए। अरे सर वही तो मैं बता रहा हूँ जी भाई, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब बुरे हैं या सब अच्छे हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, डिपेंड ये करता है कि आप किस काम से गए हैं और कैसे करवाने गए। जी, आपको अगर लाइन में नहीं खड़ा होना है, जाइए 1000 रुपया दीजिए, करवा लीजिए काम, घर जाइए। मतलब कौन करप्शन को बढ़ा रहा है? आप खुद बढ़ा रहे हैं ना सर, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना है। नहीं, पर वो 1000 रुपए दे के जल्दी करवाने की व्यवस्था एग्जिस्ट भी तो कर रही है ना। सर वही बात तो है कि हर सिस्टम में सारा व्यवस्था है, और ये बात सिर्फ यहाँ के गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हर जगह है सर। नहीं, हर जगह नहीं है। हर जगह है। मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। मैं अपने काम की वजह से मुझे देश में और दुनिया में कई जगहों पे जाने का मौका मिलता है। हर जगह गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के सिस्टम्स कोलैप्स हो गए हों, हर जगह उत्कोच, घूस या भ्रष्ट तरीके से ही काम हो सकता हो, या उस तरीके से काम करने का विकल्प उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे सम्यक ढंग से काम होता है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 0% करप्शन? क्या 0% करप्शन नहीं है इसलिए हम 0% करप्शन के समाज की कल्पना और प्रयास बंद कर दें? नहीं, कल्पना प्रयास करना चाहिए। तो उसमें बताइए ना महाराज, आप तो उन सबको एकदम डंडा लगा है, कैसे तुम थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, प्रैग्मेटिज्म की सीख देने में लगे हुए हैं। नहीं सर, उनका अपना। आपने ठेकेदारी की है? हाँ सर, की है। क्या तजुर्बा रहा आपको? कितना कट देना पड़ता है कुछ अधिकारियों को, नेताओं को? अरे सर, अगर सरकारी टेंडर है तो, या जितना टेंडर में राशि भरी है उतना करके सब हो जाता है? ये मुद्दा ठेकेदारी का है, ये मतलब सब चीजों का है। ठेकेदारी भी इसी सरकार से जुड़ी है ना, समाज से जुड़ी है। आप क्यों बच रहे हैं अपने विषय से? है
उनको सबको ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा अपने तजुर्बे बताइए, क्यों घबरा रहे हैं? अभी आपको वापस जाके टेंडर शुरू करना है इसलिए? अरे बताइए क्या एक्सपीरियंस बताइए अपने। देखिए ये ऑल सेड एंड डन, ये कई बार जब ये सेशन लॉक हो रहे थे तो चर्चा हुई कि साहब यंगस्टर्स को बुला के क्या बात करेंगे, वॉक्स पॉप वाली बात, स्टेज की बात। तो हमने बहुत जोर देके कहा कि जब तक वो लोग अपने एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे, एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं रहेगा। मंच की बातें बहुत सारी हैं, ठीक है, वो हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताते हैं ना, उन्होंने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अमन ने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया, तो ये सवाल जो है, सवाल सुनिए वकील साहब, सवाल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का है। जब, और आपका जो कि प्रोफाइल बहुत दिलचस्प है ना, बीटेक की पढ़ाई की, सिविल इंजीनियर रहे, अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया, जो भी काम किया, और अब आप वकालत की पढ़ाई करें, तो आपके कुछ तजुर्बे रहे होंगे ना समाज के, सरकार के, उनको नहीं बता रहे हैं आप। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने इंजीनियरिंग की, उसके बाद हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि चलो जॉब कर लिया जाए, तो बिहार गवर्नमेंट में इंजीनियर भी हो गए, करीब निगम में 1.5 साल तक सरकारी इंजीनियर। हाँ सर। अच्छा, इसलिए आप नहीं बता रहे इंजीनियरों की साइड? जी बताइए, तो क्या रहता था सिस्टम वहाँ पे? नॉर्मल काम चलता है, जैसे इंस्टीट्यूट का है, बाकी डिपार्टमेंट का है, वैसे उसका भी काम चलता सब है। बिल्कुल स्मूथ? हाँ सब। किसी फाइल पे पेपर वेट रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी? क्या जरूरत है किसी को बेवजह परेशान करने की? नहीं, आपका नहीं पूछ रहे हैं, इन जनरल पूछ रहे हैं। अरे सर देखिए, अब सारा डिपार्टमेंट का अपना अपना सिस्टम है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। यही तो समझाइए सिस्टम। अब इसमें हम क्या यहाँ मंच पे बैठ के उसके बारे में बताए, उसको क्रिटिसाइज करे, उसको अच्छा बोले, उसको बुरा बोले, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है डिपार्टमेंट। किसी को अच्छा और बुरा कहने हम नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, और क्यों नहीं कह सकते? अगर कुछ खराब है तो बुरा कहेंगे, और कुछ अच्छा है तो अच्छा कहेंगे। जो एक्चुअल है सर, वो तो हम बोल सकते हैं। ये बताने को राजी नहीं हो रहे हैं। अरे सर, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? अब हम आपको बैठ के मैथ यहाँ थोड़े ही ना समझाएंगे। 5 + 10 15 होता है, 20 हो गया, 25 हो गया सर। या कितना लेते थे ये पूछना चाह रहे। सर देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट। अच्छा मैं रमन, मैं अपना सवाल, देखिए ये थोड़ा बातचीत बहके नहीं इधर उधर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप सरकार का हिस्सा थे तब आपके तजुर्बे क्या थे, आपके इर्द गिर्द के लोगों के एक्सपीरियंस क्या थे, जिसको आप बार बार सिस्टम, फिर तो कुछ बात ही नहीं हो पाएगी ना। कुछ लोग अच्छा होता है, कुछ लोग बुरा होता है, तो सबको पता है। कोई भी जो आदमी सिस्टम ज्वाइन करता है, या वहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं, इंजीनियर है या बाकी लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके काम हो जाए। अच्छा। और मैक्सिमम जो लोग जो हैं उसमें, मतलब सर ये बाहर से देखने में लगता है कि हाँ सब कुछ करप्शन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कोशिश हर, मतलब जितने भी अधिकारी हैं, लोग हैं, उनका कोशिश रहता है कि टाइम के साथ सही तरीके से काम खत्म हो जाए। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है सर कि कभी कभी क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका पेमेंट नहीं आ पाता। हाँ। पेमेंट नहीं आता तो काम लटक जाता है इस चक्कर में। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल भी जाते हैं जो जानबूझ के भी अटका देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़। लेकिन ओवरऑल जो है सर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट सब ठीक है, चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। उस बिहाफ में हमारा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा अब आप लोगों की बारी है, हमारे पास 10 मिनट का वक्त है, आप लोग कुछ सवालों। जी इनको माइक दीजिए प्लीज। जी सर, क्वेश्चन बहुत देर से रखे हुए थे। क्वेश्चन ये है, मन में सर। मन में रखे? जी कोई थोड़ा सा हेजिटेट भी है सर कि सब दिन आपको मोबाइल में, टीवी में देखते हैं, आज लाइव देख रहे हैं। अच्छा, हमसे सवाल है, पूछिए। नहीं, सवाल आपसे नहीं है जी, केंद्र से है, पूरे सिस्टम से है कि हम लोग सर बात करते हैं कि डेवलपमेंट। आप एसी में बैठ करके गर्मी का क्या है, कितना क्या कहर होता है गर्मी का, वो आप नहीं बता सकते हैं। तो मेरा ये है कि एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनना चाहिए कि एमपीज हो या एमएलए हो, वो सिर्फ 10 दिन के लिए दिखते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो ये रूल होना चाहिए कि आप हर साल कम से कम 3 महीने 4 महीने पे 10 दिन का सेशन रखिए, क्योंकि पीएम सीएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो संभव नहीं है कि हर जगह पे आकर के मिले। तो एमपी जितने हैं, एमएलए जितने, अपने क्षेत्र में आइए और सभा रखिए, वहाँ पे लोगों को बताइए कि यहाँ पे इस डेट में इस जगह पे है सभा है, आप आइए अपना क्वेश्चन कीजिए। तो मेरा ये है कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों की जन उपलब्धता। हम लोग सर आते हैं, झासर का स्टूडेंट है, वहाँ पे मुसल्लमपुर हाट में कोचिंग आना रहता है, एक जरा सा बारिश में सर इतना पानी में आते हैं, यहाँ पे आदमी ऐसे सूसू करते रहते हैं, बोलते भैया 1 मिनट, टपते हैं, तब वो करते हैं, फिर आते हैं।
तो ये स्थिति है सर राजधानी की। तो सोच सकते हैं कि हम लोग गांव में है, मेरा घर फॉरबिसगंज हुआ, अररिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के बारे में सोचिए कि क्या स्थिति है ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे जब तक आप नहीं आएंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी अच्छे से। जी, आप हेलीकॉप्टर से दायरा करते हैं, देख लेते हैं हाँ सब सही है, नहीं है सही। ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ये है कि सर इस पे चर्चा किया, जिस चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्ट केंद्र से ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे संविधान संशोधन होता है बाहुबली को जेल से निकालने के लिए, तो फिर ये क्यों नहीं है कि सब MP MLA अपने क्षेत्र में जाए और जा करके मिले, बात करे जिस कि तरह क्या से समस्या है। खुलने का, अस्पताल खुलने का समय है, उसी तरह आएंगे से तब ना सर हम लोग बताएंगे। अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी सब जगह यही मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, मिलते ही नहीं है। अगर कुछ बात करेंगे तो वो वीडियो बताएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, कट हो जाता है वीडियो। कुछ क्वेश्चन करेंगे वो नहीं होता है, सो सब साइड हो जाता है। जो मुद्दे की बात है उस पर आगे कुछ फोकस ही नहीं होता है। मैं आपको ललन टॉप के संपादक के तौर पे आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे यहाँ कोई वीडियो कट नहीं होता है। आपका ये पूरा सर, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ सर। नहीं, मैं इसीलिए, पर ये गुस्सा जब प्रकट होगा तभी उन सत्ताधीशों को समझ में आएगा। जी जी सर, गुस्सा बहुत है, क्योंकि अभी दिख रहे हैं जो नेता हैं वो अभी फिर 4 साल नहीं दिखेंगे, 4.5 साल नहीं दिखेंगे वो। ठीक बात जी। और कोई अपनी बात कहना चाहता है? रमन भैया को थोड़ा सा सुधारना चाहेंगे। हाँ, सुधारिए। रमन भैया को सुधारने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, आप भी करिए। रमन भैया बोल रहे थे क्या कि आधे लोग अच्छे हैं और आधे लोग बुरी हैं, सब सगुफ्ता दी के बातों पे। रमन भैया को ये बात बताना चाहेंगे, भैया हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग बहुत बदतर हैं। 180 देश में हम लोग 96 नंबर पे आते हैं करप्शन के मामले में। तो आधा अच्छा आधा बुरा नहीं है, एक अच्छा है और 99 बुरा है, ये बात बोल के चलिए इस देश में। वाह। क्योंकि नहीं बोलने रमन भैया, दूसरा एक अच्छा श्रोता बनिए भैया, तभी अच्छा वक्ता बनिएगा। आप बोलने दीजिए हमको, चलिए। तो वकील साहब के लिए बहुत इज्जत है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हम तो अभी MBA ही कर रहे हैं, तो हम इनके बराबर तो नहीं हो सकते हैं। तो वकील साहब को बस इतना बता दें कि सगुफ्ता दी बहुत सही है सर। आप ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाने चले जाइए सर, आप हेवी ड्राइवर हैं, फिर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा जब तक आप उस एजेंट के जेब में 5,000 कितना भी हेवी ड्राइवर हो, कितना भी हेवी ड्राइवर है सर आप जी। प्रियानी दी की एक बात पे हम सर बहुत अच्छे तरीके से जोर डालना चाहेंगे कि कॉलेज खोलना पड़ेगा। CIMP, चाणक्य और IIM बोध गया की तरह यहाँ पे कॉलेज सर खोलना पड़ेगा। यहाँ का बच्चा जाकर नोएडा में जो पढ़ रहा है, आप जाके देखिए सर, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको 90% या 70% आबादी आपको बिहारी ना मिले। क्योंकि आप नोएडा की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब में जाता हूँ। पंजाब में सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और जलंधर में था, वहाँ पे बिहार के बच्चों की भरमार है। और सर वो सिर्फ कॉलेज खोलने से नहीं होगा, दूसरा चीज ये करना होगा ना सर, वो रमन भैया पढ़ रहे होंगे शायद 10 लाख प्लस दे रहे होंगे वो चाणक्य का भी, तो सरकार को ये भी करना। हम खुद सर 10 लाख रुपया दे रहे हैं इस CIMP में पढ़ने के लिए, जो मेरा औकात नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत जहन से वो मेहनत करके कहाँ से पैसा लाए शायद हमको भी नहीं पता है, पर वो हमको भेजें कि मेरा बेटा एक दिन मेरा भविष्य उज्जवल करेगा, क्योंकि एक उम्मीद लगाता है, हम उसके लिए रिसोर्स हैं। सरकार भले ही हमको अपना रिसोर्स ना समझे, पर मेरे माँ बाप तो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो रमन भैया बोल दे रहे हैं कि आधा इधर है आधा उधर है, वो सारी बातें रहने दीजिए, पर सरकार को सर एक काम जरूर करना चाहिए। अगर यहाँ से मेरा बात पहुँच पा रहा है सर, सरकारी कॉलेज का फी कम करिए सर। हम लोग बहुत लड़ के इंट्रेंस लिख के साल भर मेहनत करके तब पहुँचे, फिर 10 लाख रुपया आप ले रहे, तो आप में प्राइवेट में बैठा हुआ माफिया में क्या अंतर बैठ गया है, क्या आंसर बच जा रहा है? आप हमको बता दीजिए बस ये कि हाँ यहाँ आप गलत हमसे। इसमें एक कुमार सानू जी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सबके लिए फीस कम कर देनी चाहिए या ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं। मान लीजिए कि किसी के, एक सेकंड सवाल तो सुन लीजिए, मान लीजिए कि किसी के माता पिता बहुत सक्षम हैं और वो फीस देने में उनको कोई गुरेज नहीं है, और किसी के पिताजी किसान हैं छोटी जोत के, तो ये दोनों के लिए सेम यार्डस्टिक होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जैसे हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो वहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हुआ करती थी कि जो लोग गरीब पृष्ठभूमि से या आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। नहीं सर, हम लोगों का कॉलेज सिस्टम है बहुत अच्छा CIMP, इसके लिए कुमोद सर हमारे बैठे हुए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ भाई, उनका तारीफ जरूर करती सामने है और बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं। नहीं सर, वो जिस तरह से हम अपने इन बच्चों को रखे हुए हैं सही में वो 300 बच्चों को अपने बच्चे की तरह मान के रखते हैं। इस बात में हम इत्तेफाक होने चाहिए, ये ऐसा रखे हुए हैं वो इस कॉलेज में। तो सर इसमें है कि जो टॉप 5 बच्चा आएगा सर, उसका फीस शायद अंत तक गौरव सर हमको बता रहे थे कि माफ हो जाता है। तो हम चाहते इस तरह का स्कॉलरशिप, क्योंकि कॉलेज तक पहुंचिए, अगर आप टॉप 5 टॉप 10 में आ गए तो आपका फी माफ हो जाएगा। नहीं
तो फी को इसलिए कम रखिए कि हर तबके के लोग, आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन के सर बहुत ऊपर, BR अम्बेडकर को आज हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने वकालत किया। अगर आज भी वो एक IAS बन के रह जाते, मान लीजिए अंग्रेज के समय वाला IAS, तो शायद हम लोग BR अम्बेडकर को नहीं जान रहे होते सर। और बाबा साहब इसलिए भी बन पाए क्योंकि छत्रपति शाहू जी महाराज समेत कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वजीफे की व्यवस्था की। बच्चा अपनी मेहनत के जरिए उस मकाम तक पहुंच जाए, इसके लिए समाज को और साधन संपन्न लोगों को भी लगना पड़ेगा। यस सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। बस एक चीज़ सरकार कर दे सर, हायर एजुकेशन का फी वो कम करे सर। कोई भी सरकारी कॉलेज चले जाए, इतना महंगा IIM में सर 20 लाख रुपया है सर। यहाँ तो स्टेट कॉलेज से 10 लाख, IIM 20 लाख रुपये। सोचिए जो बता 2 साल मेहनत करके जो आपका क्रीम है वो आपका रिसोर्स है। पर कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो इतना महंगा फीस करके जा रहे हैं, फिर ये कॉर्पोरेट में काम करेंगे, महंगा पैसा कमाएंगे, तो लौट के इंस्टीट्यूशन के पास तो कुछ आ नहीं रहा है। सर इंस्टीट्यूशन के पास नहीं आ रहा, पर आपके GDP में बहुत ज़्यादा हिस्सा जा रहा है। अगर आपका देश का बच्चा पढ़ेगा तभी आप इस विश्व गुरु बनिएगा, बोलने से विश्व गुरु तो नहीं बन पाइएगा सर। आज हम लोग पढ़ेंगे तब तो आगे तो बाकी टैक्सेशन के जरिए सरकार छुटाए। टैक्स सर कहाँ टैक्स नहीं है, भारत में जितना टैक्स है उतना टॉफी भी खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, सही बात जी। और आप में से कोई ये सब पटना विमेंस कॉलेज से नौजवान दोस्त आई हैं जी, माइक दीजिए इनको। सर जैसे कि आप लोग सब बोले कि एजुकेशन का प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है सर। नमस्ते। बोलिए। किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम है, कोई बोल रहे हैं एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, वुमेन सेफ्टी को लेके प्रॉब्लम है। और जब हम वोट देने जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बाहुबली राज के लड़ रहे हैं, जो वो ऐसे इतने सारे क्रिमिनल, उन पे इतने सारे मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, और वो आते हैं ये कहने के लिए कि हम सब ठीक करेंगे, हम इन सब मुद्दों को ठीक करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है? और बहुत सारे यूथ भी सपोर्ट करते हैं, तो जो यूथ इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और जो पार्टी इन कैंडिडेट्स को देती है कि जाइए आप लड़िए, तो आप उन कैंडिडेट्स और उन पार्टी और उन यूथ्स पे क्या कहना चाहते हैं? कथनी करनी में फ़र्क है। यस सर। पर मुझे लगता है कि आपकी बात से अंजलि सब लोग सहमत होंगे, राइट? कि जब तक साफ सुथरी छवि वाले, पढ़े लिखे, एक बेहतर सोच वाले जनप्रतिनिधि या उनके विकल्प नहीं आएंगे, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, इन लोगों की भी और आप लोगों की भी। तो उन यूथ को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को, उन लोगों को तो कुछ कहिए सर कि ऐसे सपोर्ट करने से कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको इतने क्रिमिनल केसेज है फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, बस वाह कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। इतना केसेज है, बात जैसा वो आशीष ने कहा कि जिस दिन नेताजी को जनता के बीच होना चाहिए उस दिन वो जमानत के लिए घूम रहे हैं, अगर बिल्कुल तो वो जनता के बीच कैसे आएंगे? क्यों भाई? जी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम जया है। जया, और मेरा सवाल शगुफ्ता दी से है कि आपने बताया कि मेडिकल सिस्टम की हालत कितनी ख़राब है बिहार में, खासकर की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ लंबी लंबी लाइनें पड़ी रहती है पर डॉक्टर्स नहीं आते। और जहाँ तक की बात की जाए तो अगर जो व्यवस्था है वो भी पटना से ही जुड़ी हुई है। अगर किसी छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में किसी का तबीयत ख़राब होता है और कुछ छोटी सी भी बीमारी होती है तो उन्हें तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है कि वो पटना आए। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे मेडिकल सिस्टम ठीक होगा? सर इन्होंने जो बोला कि रेफ़र किया जाता है तो ये काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है सर। PHC CSC आप बेसिक लेवल पे चले जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पे जो है बेसिक सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, वैक्सीनेशन वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कहीं पे ज़्यादा ट्रॉमेटिक वाला केस आ गया या फिर क्रॉनिक केसेस आ गए, क्रॉनिक डिजीज़ेज आ गए, तो उनको तुरंत में रेफ़र कर दिया जाता है सर। तो इसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बैठे और नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़े सर। PHC में आप जाते हो तो शायद ही मिनिमम डॉक्टर एक रहना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ्स होते। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि सर कभी डॉक्टर्स होते हैं कभी नहीं होते, तो ये मसला बहुत आता है PHCs में। और बाकी सारे केसेस को रेफ़र कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टर्शरी हॉस्पिटल, तो उनके ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो सर मैं बस चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सर। सिर्फ नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना होगा और सर एक मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना। जी नमस्ते सर, मेरा नाम नेहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग को कुछ भी बनना होता है तो इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, BPSC, नीट, SSC, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फिर जो नेता लोग होते हैं वो तो हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो उन लोग के लिए कोई क्यों नहीं होता है? उनकी काबिलियत का इम्तिहान क्यों नहीं? हाँ, जैसे कि उन लोग को क्यों नहीं पॉलिटिकल लिटरेसी और सिविक सेंस सिखाया जाता, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं आता है कि सिविक सेंस और ये पॉलिटिकल लिटरेसी सिखाया जाए ताकि हम लोग को पता चले और हम लोग अच्छे लीडर को चूज़ कर सकें। अच्छा, जो इसमें
आई एम नॉट बीइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, लेकिन जो लोग नेताओं की तरफदारी करते हैं वो कहते हैं हाँ वो देते तो हैं इम्तिहान, वो जनता के दरबार में जाके इम्तिहान देते हैं, उनका सपोर्ट मांगते हैं और जनता उनको चुनती है तो वो पास हो जाते हैं, ये तर्क दिया जाता है। इस पर आपका क्या सोचना है? मेरे को नहीं लगता सर, क्योंकि जैसे कि अंजलि ने भी बताया कि यहाँ पे क्रिमिनल लोग होते हैं, उन लोग को बैकग्राउंड नहीं चेक किया जाता, और हम लोग को भी बहुत सारे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले देखा जाता है कि आप पे कोई केस फाइल है या नहीं है, लेकिन वही अगर नेता बनने के लिए हो तो उसके लिए क्रिमिनल है या नहीं है, ये देखा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट जी, थैंक यू। सरकारी भर्ती से पहले जांचा जाता है कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है? पीछे दीजिए भाई, इधर पीछे। हाँ, ओम नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। तो मैं क्या नाम है आपका? शुभम जायसवाल। शुभम भाई कहाँ के रहने वाले? बनारस भी, यूपी। बहुत बढ़िया। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए। बाबा की नगरी। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। सवाल सबका है एजुकेशन का, सब लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं कि एजुकेशन में ये कमी है वो कमी है। एक दूसरे से नहीं बोल रहे, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, हर कोई बता रहा अपना समस्या कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है, उसको ये रिफॉर्म लाइए, ये करिए। मेरा यहाँ पर एक सोल्यूशन है, शायद हो सकता है कि ये बिहार का भी लोगों का है और एक एज ए इंडियन सबके लिए ही है। इसमें ये एक चीज़ है कि फ्रीबीज है, चुनाव का समय है, सब लोग अपना मैनिफेस्टो निकाल दिए हैं, कोई सरकार हो, कोई बोल रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है कि एक हर सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो कोई कह रहा है कि हम ये इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात ये है कि फ्रीबीज आया, ठीक है, बिहार में भी आ रहा है, लोग बोल लाने को, सरकार आएंगे शायद आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगा ये, पंजाब वाला हाल बिहार में चाहिए नहीं किसी को भी, हो सकता कोई स्टेट नहीं चाहेगा कि बारो कर लेते हैं, पेमेंट करने का समय डूब जाए। हाँ, कर्ज में डूब जाए। अब मुद्दा ये है कि फ्रीबीज आया, लाइक एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एमपी का, सबको पता है लाडली बहन है, ठीक है। अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, फ्रीबीज आया, हो गया 2-3 साल हो गया, ठीक है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, हर कोई जानता है कि नहीं होने वाला, ये वापस होगा नहीं। 5 साल के लिए आया, लेकिन 5 साल होता नहीं कभी भी। आप सोल्यूशन इसका ये कर सकते हैं, एजुकेशन का बात हुआ, इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 साल हो गया, 5 साल हो गया उस फ्रीबीज को आए हुए, हम उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी लाते हैं ना। एलिजिबिलिटी ये लाते हैं कि ठीक है, अगर एक छोटे ये देखिए, ये जो स्कीम है ये छोटे छोटे जो जिसको फाइनेंशियली जिसको ज़रूरत पड़ता है उसके लिए ही है, तो ये कहीं ना कहीं हम ये लाते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी जोड़ते हैं उसमें कि नहीं, आप ऐसा करिए कि अगर आपका बच्चा एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाइए ना, अटेंडेंस लगेगी 70%। अगर आपका हो गया अटेंडेंस बच्चे का, एक प्राइमरी स्कूल का बात बोल रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको वो स्कीम मिलेगा। ये होना चाहिए समय के साथ, जानते हैं सबको, हर गवर्नमेंट सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई तो बोल दिया ठीक है सरकार के लिए हम लाएंगे, सरकार बोल दिया कि हम सरकारी नौकरियां घर में देंगे, लेकिन कैसे देंगे? आप कह रहे हैं, एक तो आपकी जो बात से मुझे समझ में आया कि इंसेंटिवाइज करें चीज़। हाँ, प्रॉब्लम यही है, ताकि एक इन्वॉल्वमेंट भी रहे और रिजल्ट भी दिखे। ठीक है, इधर आगे अपनी बात इनको दीजिए, ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, पूछिए फटाफट जी। क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल तुम समझ गए जी, मेरा दोस्त भी है साथ में। नहीं, हाँ उनको जरा खड़ा करिए। हाँ भाई, अच्छा ये तो एक्चुअली सर मैं बिहार जो लोग कुछ लोगों को कंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि जो मशहूर सद्दाम हुसैन है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको अफगानिस्तान का और कहाँ का बताया गया था, सीरिया का वगैरह वगैरह का बताया गया जी। चूँकि बिहार में आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं तो मुद्दा तो सबको पता है, बहुत सारे लोग पेपर वर्क और ये सब मतलब थ्योरेटिकल बात भी कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक ग्राउंड लेवल पे मैं देखता हूँ, करप्शन जो है पहले हमसे स्टार्ट होता है, लोगों से। चूँकि मैं पंचायत इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरे पापा पंचायत इलेक्शन लड़े हैं जिला पार्षद में, मैं मतलब 199 वोट से हम लोग हारे थे। उसका कारण सिर्फ ये कारण दिखता है कि हम लोग वोट के नाम पे पैसा खर्च नहीं किए। कितना रेट चल रहा था, कितना बांटना पड़ रहा था? सर पर वोट मिनिमम 500 रुपया मांग रहे थे और जनरली 1000 रुपया। मैं जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लगभग 30-40 लोग, और मेरे पापा बोल रहे थे, एक बूढ़े अंकल आए दादाजी के उम्र के, पीछे से आए और ऐसे मुंडी करके देखे और फिर लौट गए। मैं पीछे था, मैं रोक लिया, बाबा जी रुकी, प्रणाम, वोट देम, कहाँ जाता नहीं, तो ना ये पैसे ना देवलन,
तो भाई पैसा तो हम कहें अच्छा तब पैसा से वोट दीजिएगा, तो हाँ नोट फेंका तब वोट ला। तो हम कहें कि सर अगर बाबा जी यही हाल कितना उम्र हो गया अपने के, तो 70 साल, तो 70 साल के उम्र में अगर पैसा देखें तो आप अपने ही जैसन लोग के सोच के वजह से रोड पर गाढ़ा बा, आ जब अपने गिरे न तो दांतवा टूटी तो बनबो ना करी। तो ठीक बात, वही चीज़ है कि मतलब हर जगह मैक्सिमम लोग मतलब पैसे का ही डिमांड कर रहा था, और सारा का सारा प्रॉब्लम उनको इलेक्शन टाइम में ही दिखता है। उनको भी जहाँ जाया जाता है मोहल्ले में ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, ये बनवाइए। इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि कुछ लोग एक तो पैसा दे रहे हैं और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अदरवाइज तो सिस्टम से, प्रतिनिधियों से कुछ मिल नहीं रहा है, तो जब जो मिलता है उतना खींच लीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि एक तो करप्शन ग्राउंड लेवल पे हर इंसान करप्ट है कि पैसा खोज रहा है। वो ये सोच रहा है कि भाई अभी जो जितना लूटना है लूट ले, बाकी 5 साल लूट रहे। अरे भाई सबसे बड़ा बेवकूफ़ी तो तुम ये कर रहे हो कि 1000 रुपये में तुम बिक जा रहे हो। अभी बकरी भी बेचोगे तो 5000 10,000 में बेचोगे, और जमीर तो उससे ज़्यादा महंगा होना बिल्कुल चाहिए, और अमूल्य होना चाहिए। जी इधर दे दीजिए माइक, है ना, तो उसकी कीमत नहीं लगानी चाहिए जमीर की। जी हाँ भाई, ये क्या नाम है दोस्त आपका? हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम सुफियान आलम है, गया से बिलोंग करता हूँ मैं। सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं, क्या नाम है? हमारा नाम सुफियान आलम है, मैं गया जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं आलम के पहले वाला शब्द नहीं, सुफियान आलम। सुफियान आलम आपका नाम है, आप गया जी जिले से हैं जी। क्या पढ़ाई करते हो भैया? अभी हमारा बीएड चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? और साथ में मैं थोड़ी पत्रकारिता भी करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कहना ये है कि सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार कैसे बढ़ेगा, देश कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे पे ब्लेम होता है कि नेताओं ने ऐसा किया या अफसरों ने ऐसा किया। तो आज के जो मुद्दे हैं अब के युवा को कंधों पे उठाना होगा। सब कोई सोचता है समाज में कि भगत सिंह एक हमारे समाज से हो, मगर हमारा लड़का भगत सिंह नहीं हो, ये सब कुछ लोग सोचता है। वही हमारे साथ भी हुआ है। तो मैं अभी ये एजुकेशन ही लाइन में आ गया हूँ फिलहाल के लिए, अभी पत्रकारिता थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है। तो कहना चाहूँगा कि कोई भी मुद्दा हो, या ही कोई पीएमसीएच में, मैं पीएमसीएच में गया था एक बार, मैं खुद का कुछ इलाज करवाने। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैंने टिकट वो रसीद कटवाया, फिर घंटों मैंने लाइन में लगी, वहाँ मैंने दिखवाया। तो क्या हुआ, वहाँ जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, जितने भी सीनियर डॉक्टर होते हैं वो अपने अपने क्लिनिक खोलकर, मेडिकल क्लिनिक खोलकर वहाँ देखते हैं। और क्या करते हैं कि जूनियर डॉक्टर अपने हिसाब से दवा लिखते हैं, और जो भी जांचें होती हैं सब बाहर से कह देते हैं। और जब मैं बाहर निकल रहा था वहाँ इलाज बिल्कुल नहीं कराया मैंने, क्योंकि सारे जांचें और जो रिपोर्ट थी उन्होंने बाहर से कहा कि बाहर से कराओ। अगर मैं वहाँ रिपोर्टिंग करता, अगर मैं वहाँ पे वीडियो बनाता, तो वहाँ के जो गुंडे होते हैं वो हावी हो जाते हैं। जैसे एक यूट्यूबर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके साथ भी ऐसा मारपीट हुआ था। तो मैं वहाँ पे पीएमसीएच जो विश्व में सबसे दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा अस्पताल है, पहला शंघाई में चीन में है। तो ऐसा है कि वहाँ पे व्यवस्था कुव्यवस्था है। तो जो नीट की जो मेडिकल साइड से जो मैम है उनसे जो बता रही थी कि सभी सुविधाएं होती है सभी चीज़ में। तो अभी बहुत सी प्रॉब्लम है जो नहीं वो ये नहीं कह रही हैं, आपने सुना नहीं इसका मतलब। आलम साहब बैठिए, मैं समझ गया आपकी बात, माइक ले लीजिए। वो भी यही बात कह रही हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे या कम्युनिटी हेल्थ केयर के जो सेंटर्स हैं उस पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, डॉक्टरों की और पैरामेडिकल की उपलब्धता नहीं। अब दोस्त समय खत्म हो गया, अगला सत्र शुरू करना है, गेस्ट वेट कर रहे हैं। थैंक यू सर सबसे पहले, और सॉरी मैं ये टाइम की शॉर्टेज है बट फिर भी मुझे पूछना था, मैं काफ़ी टाइम से हाथ उठा रही थी। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है, मैं पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ, पत्रकारिता के छात्र हूँ। भैया मुझे आपने अभी कहा कि अभी तक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक में ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो खुद के दम पे आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की प्रथम आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी है वो दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी थी, तो उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ मायावती की, तो वो जो बहुजन समाज पार्टी की लीडर थी वो यूपी की वो चीफ मिनिस्टर बनी, उनका भी बहुत ही हम्बल फैमिली था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। तीसरा मैं बात करती हूँ जयललिता की, वो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी। वो फिल्म इंडस्ट्री, जो एक औरत एक महिला फिल्म इंडस्ट्री में जाती है तो उसका क्या बनता है इम्पैक्ट कि हाँ ये लड़की कैसी होगी, ये उसके बावजूद वो वहाँ की वो चीफ मिनिस्टर बनती है। तो पहले, और आपने एक ये भी चीज़ कहा कि औरत के पास उतना वो नहीं होता, हिम्मत नहीं होता ये सब चीज़ का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर औरत की हिम्मत की बात की जाए तो मेरा भाई एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो आपने महिला के बारे में कहा तो चूंकि मुझे वो मेरी माँ के बारे में लग गया, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा मेरी माँ के पास वो हिम्मत है कि वो अपने उस पुत्र को छोड़ा कि जा बेटा तू सरहद पे लड़। हाँ,
तो मैं तब से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। और ठीक है, आपने कहा मेरी माँ के बारे में, बट फिर भी मैं अपनी माँ के बारे में एक शब्द बोलना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, माँ रमन भैया ने कहा, बट मैं कहती हूँ कि कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। तिलक किया मस्तक चूमा बोली ये ले कफन तुम्हारा, तिलक किया मस्तक चूमा बोली ये ले कफन तुम्हारा, वो मेरी माँ है बाद में बेटा वतन तुम्हारा। धन्यवाद। मैं बस एक चीज़ करेक्ट कर दूं, 2-3 करेक्शन है। श्वेता राइट, एक तो किरण बेदी जी दिल्ली की नहीं, पौंडचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, और जो मैं रमन को सुन पा रहा समझ पा रहा था, उनका ये कहना है कि जब तक आपको कोई एक पेडेस्टल नहीं मिलता है, आपने जयललिता का जिक्र किया, वो फिल्म इंडस्ट्री से आई और उसके बाद वो एमजीआर के साथ जुड़ी और फिर पॉलिटिक्स में आई। उनकी जर्नी बहुत ही स्ट्रगल वाली भी रही है और उन पे बहुत इल्ज़ाम भी रहे हैं। आपने किरण बेदी का जिक्र किया, तो वो एक आईपीएस थी, उन्होंने अपने दम पे मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला, उसके पहले लॉन टेनिस प्लेयर थी, तो उनको एक लॉन्चिंग पैड मिल गया। जो रमन ये कहना चाह रहे थे कि आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे ऐसे जिसमें महिलाएं सामान्य पृष्ठभूमि से आ रही हैं और राजनीति में अपनी जगह बना के आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण है पर बहुत कम है ना। और तीसरी चीज़, उन्होंने किसी की माँ के बारे में टिप्पणी नहीं करी। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं। ये किसी को मिसकोट ना किया जाए। देखिए, आप रमन की बातों से मैं खुद बहुत बातों से असहमत। क्यों भाई, आपने ऐसा कहा क्या कि औरत के पास हिम्मत नहीं? पहले तो मैं इनके ज्ञान के लिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि मैडम बहुत अच्छा बोली। हाँ। मतलब बहुत अच्छा रिसर्च की, बहुत अच्छा काम की। मैडम इन जनरल टॉक था वो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक था किसी व्यक्ति के लिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम लेकर बोला क्या? कोई है जो बता सकता है? जी चलिए, अब इसको व्यक्तिगत वाद विवाद से थोड़ा आगे ले जाते हैं। इस सत्र के लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियानी, अमन, शगुफ्ता, रमन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भविष्य में जब बिहार में आऊँ तब प्रियानी और बिहार की सारी लड़कियों को ये ना सोचना पड़े किसी भी वक्त निकलते हुए कि कोई ईव टीजिंग होगी, कोई कैट कॉलिंग होगी। वो बेखौफ अपने शहर, अपने मोहल्लों, अपने पार्क, अपने मैदानों में घूमें, खेलें, पढ़ाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अमन अगली दफ़ा जब मिलें तो उनकी सरकारी भर्तियों के कैलेंडर को लेके, लाल फीता शाही को लेके शिकायत ना हो। वो सिलेक्ट हो नहीं हो, वो उनकी अपनी योग्यता पर है, पर किसी नौजवान को जायज़ चीज़ के लिए ना लाठी खानी पड़े, ना धरना प्रदर्शन करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि शगुफ्ता अगली दफ़ा जब मिलें तो किसी पीएचसी या सीएचसी को बेहतर करने की कोशिशों में लगी हों। और मैं उम्मीद करता हूं कि रमन जी अगली बार जब मिलें तो इनकी उलट बांसियाँ और समावेशी हों, और जैसा हमारे दोस्त कुमार सानू जी ने कहा, बेहतर श्रोता हो, वक्ता तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। थैंक यू सो मच। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।